हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं वेलकम करता हूं आप सबका माय दिशा अकेडमी में। और आज हम लोग फिर से द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। और आज की हमारी न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि 103rd अमेंडमेंट को लेकर बहुत सारी चर्चाएं गर्म हैं। तो मैं आपका बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करूंगा और सीधा आपको ले चलूंगा आज के इस सेशन में, जहां हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर कि क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है और हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसमें मेरा बेसिक आउटलुक रहेगा आपके सामने। सबसे पहले एक चीज़ क्लियर आउट करना कि भारत में रिजर्वेशन है तो इक्वालिटी का क्या मतलब है, और अगर इक्वालिटी है तो फिर सर ये इक्विटी चीज़ क्या दिखती है। कभी कभी सुनने को मिल जाता है इक्विटी, तो इक्विटी और इक्वालिटी का डिफरेंस भी आपको बताऊंगा। साथ ही साथ एमसीक्यू के लिए आपको पॉइंटर्स दिए जाएंगे ताकि आप उसको याद कर सकें, और मेंस का क्वेश्चन तो रहेगा ही डिस्कशन में। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम लोग आएंगे इस सेशन में उस क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कल पूछा गया था। और कल जैसा कि आप सब जानते हैं मैंने इन्फ्लेशन कवर किया था, और इन्फ्लेशन के साथ साथ आपके लिए मैंने बहुत सारे नोट्स का एक मटेरियल भी आपको दिया था। तो देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन पूछा गया था, विद रेफरेंस टू द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन आंसर द फॉलोइंग। सबसे पहला पॉइंटर था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो कि अराइज करता है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स मोर देन द एग्रीगेट सप्लाई। और पॉइंटर नंबर बी कह रहा था डिमांड पुल इज व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और क्वेश्चन में फिर आपसे कहा गया कि बताइए ओनली ए करेक्ट है या ओनली बी करेक्ट है, या बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, या नाइदर ए नॉर बी इज करेक्ट। तो इसमें सही जवाब है नाइदर ए नॉर बी, दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। क्लियर, क्योंकि अगर देखा जाए दोनों ही जो स्टेटमेंट्स दिए गए वो वाइस वर्सा दिया गया, यानी कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का करेक्ट स्टेटमेंट नीचे है व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्ट्स इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और डिमांड पुल का स्टेटमेंट ऊपर था, अराइजेस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी बिकम्स मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी सही आंसर दिया बहुत अच्छे, इसी तरह आंसर देते रहिए, पढ़ते रहिए, और कोई दिक्कत हो हमें बताते रहिए। चलिए आज की न्यूज़ पर आते हैं। तो आज है न्यूज़ हमारी बेसिकली 103rd अमेंडमेंट को लेकर, जिसमें एक स्टेटमेंट आया है एक बहुत बड़े सीनियर लॉयर का। उनका कहना है कि 103rd अमेंडमेंट एक फ्रॉड था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये लॉयर कौन है? लॉयर का नाम है जी मोहन गोपाल। तो डॉक्टर जी मोहन गोपाल जो कि एक सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक बहुत कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है 103rd अमेंडमेंट को लेकर, जो कि ईडब्ल्यूएस कोटा का अमेंडमेंट था। यानी कि 103rd अमेंडमेंट के द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा लाया गया। अब ईडब्ल्यूएस कोटा का मतलब क्या है? ई का मतलब हो गया इकोनॉमिकली, डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकर, और एस का मतलब हो गया सेक्शन। यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को कोटा दिया गया था। कितना? 10%। और ये कोटा किन चीज़ों में दिया गया था? ये कोटा दिया गया था एम्प्लॉयमेंट में और एजुकेशन में। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। अब एक सवाल आता है कि एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन अगर कहा जाए तो किसके मसले हैं? यानी कि हमारे शेड्यूल 7 में ये सारे पॉइंटर्स लिखते चलो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बताई जाती हैं। एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो ये दोनों मसले किस में आते हैं? तो ये दोनों मसले आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, जिसका कॉन्सेप्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, इसी कॉन्करेंट लिस्ट में ये दोनों मसले आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में वो मसले रखे जाते हैं जिस पर लॉ बनाने की पावर स्टेट और सेंटर दोनों की होती है। अब सेंटर और स्टेट की दोनों की अगर इसमें पावर होती है तो दोनों का अपना अपना से होता है। तो इसी बात को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई थी साल 2020 में, जिस पर सेंटर ने जवाब दिया कि भैया हमने नियम बना दिया है, जिसको अप्लाई करना है अपनी स्टेट में अप्लाई करे, रेटिफाई करे, अप्लाई करे। जिसको नहीं अप्लाई करना वो रेटिफाई मत करे, अप्लाई मत करे। कॉन्करेंट लिस्ट के मसले हैं, दोनों का बराबर अधिकार है, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। ये जवाब दिया था सेंटर ने जब पीआईएल दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में साल 2020 में इसी ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अच्छा, वो दाखिल किस स्टेट को लेकर हुई थी? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। वो दाखिल हुई थी तमिलनाडु को लेकर और कर्नाटका को लेकर। अब तमिलनाडु और कर्नाटका दो ऐसे राज्य हैं जहां पर रिजर्वेशन मैक्सिमम है। पता है
तमिलनाडु आपको प्रोवाइड करता है 69% रिजर्वेशन और कर्नाटका प्रोवाइड करता है 70% रिजर्वेशन। ये खुद ही एक कंट्रोवर्शियल मैटर है और इस पर सुनवाई चल रही है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। और इंदिरासानी केस के बाद से ये बात डिसाइड कर दी गई थी कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये दोनों स्टेट पहले ही उसको पार करे बैठे हैं। ठीक है, 10% के बाद आप खुद ही सोच सकते हो और क्या हो जाएगा। अब ये 103rd अमेंडमेंट जब संशोधन लाया गया था तो संशोधन कौन से आर्टिकल से लाया जाता है, तो लाया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, जिसमें 2 तरीके से संशोधन लाने का प्रावधान है और वो दोनों ही प्रावधान 2/3 मेजोरिटी की बात करते हैं, 2/3 मेजोरिटी। एक में केवल 2/3 मेजोरिटी और एक में 50% स्टेट से रेटिफाई करना जरूरी है। एक और तरीका होता है संशोधन लाने का जिसको हम कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी की बात आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा। और आर्टिकल 368 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में है। ठीक है, जब 103rd अमेंडमेंट लाया गया था तो 2 आर्टिकल में बदलाव किए गए थे। एक आर्टिकल था 15 और एक आर्टिकल था 16। 15 और 16 दोनों ही आर्टिकल में सब सेक्शन 6 जोड़ दिया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से आर्टिकल में बदलाव किया गया था। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 क्या जोड़ा गया था, सब सेक्शन 6 दोनों में, उसमें भी सब सेक्शन 6 जोड़ा गया था और इसमें भी सब सेक्शन 6 जोड़ा गया था। क्लियर। तो ये थी एक आपके लिए इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की कुछ मोटी मोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें। तो मैं समझता हूँ सभी को याद हो चुका होगा। हाँ, लाया कब गया था, 2019 में, ये भी बता दिया। क्लियर। तो इतनी बातें क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं न्यूज़ पर। तो 103rd अमेंडमेंट को फ्रॉड बोला गया है कि जब वो लाया गया था वो फ्रॉड था और ये बात कही गई है एक आर्ग्यूमेंट के दौरान सुप्रीम कोर्ट में लॉयर के द्वारा। कौन लॉयर है, डॉक्टर जी मोहन गोपाल। उन्होंने कहा रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत। उनका कहना है कि रिजर्वेशन को आप कभी भी एक फॉरवर्ड क्लास के पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत नहीं ला सकते कि आप इसको लाएं और सोचें उनको सोशली और एजुकेशनली फॉरवर्ड करें जो कि ऑलरेडी फॉरवर्ड क्लास में है। तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने रखा 5 जजेस की एक पैनल के सामने। अब देखो कितने जजेस की पैनल है, 5 जजेस पैनल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बड़ी बेंच कब बनी है, सबसे ज़्यादा बड़ी बेंच बनी है केशवानंद भारती केस में जब 13 जज की बेंच बनी थी। इस बेंच को लीड कौन कर रहे हैं, इस बेंच को लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI हमारे कौन है, UU ललित। ठीक है। अब रिजर्वेशन एड्रेस करता है स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी। बेसिकली इन पेटिशनर का कहना है कि रिजर्वेशन इनइक्वालिटी को एड्रेस करता है, ना कि वो एक किसी को फाइनेंशियली वेल ऑफ बनाने का जरिया है। मतलब किसी के पास पैसे नहीं है, गरीब है, या किसी ने भी कहा जाए उसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं है तो उसके आर्थिक हालातों को सुधारने का जरिया नहीं है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन है लोगों के सामाजिक स्तर को बराबर करने का एक जरिया। ठीक है। तो उन्होंने कहा द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन इज टू प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट टू क्लासेस ऑफ पीपल हु वर हिस्टोरिकली डिनाइड एक्सेस टू एजुकेशन। जिनको हिस्टोरिकली देखा जाए तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट डिनाई कर दिया गया था। तो बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन कैन नॉट बी गिवन सोनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरियन। आप ये जो बेनिफिट्स है ना रिजर्वेशन के, वो सोनली इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पर नहीं दे सकते। ये बात आर्ग्यू की उन पिटिशनर ने। अब कोटा अ मॉरल हजार्ड। उनका कहना था ये जो कोटा है ना, कोटा अपने आप में एक मॉरल हजार्ड है। पॉवर्टी अगर कहा जाए फॉरवर्ड क्लास में, वो किसकी वजह से है, वो पुअर पर्सनल वेल्थ मैनेजमेंट की वजह से। यानी कि जो हमारे फॉरवर्ड क्लासेस हैं उन्होंने कमाया तो बहुत, लेकिन वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाए और मैनेज ना कर पाने की वजह से आज वो गरीब हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको उठाकर रिजर्वेशन दे दो, और रिजर्वेशन ऐसे क्राइटेरिया पर उठा के देना एक मॉरल हजार्ड है। जैसे आप गैम्बलर से कहो कि जाओ भैया जुआ खेलो, पैसे हार जाओ और फिर आकर रिजर्वेशन ले लो। ठीक है, दैट इज नॉट द करेक्ट थिंग। सो विनिंग ऐसा ही करना है तो विनिंग अ लॉटरी इज फार बेटर। आप रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, उसमें तो टाइम लगेगा। इनको सीधा लॉटरी जिता दो, वापस से अमीर हो गए, वापस से फाइनेंशियल इनके जो स्ट्रेस है वो खत्म हो गया। ऐसा पिटिशनर का कहना है और उसके वकील का। तो उन्होंने कहा इट हैज़ द पोटेंशियल टू रिवॉर्ड दोज हु लूज मनी फूलिशली। यानी कि EWS कोटा क्या कर रहा है, वो उन लोगों को रिवॉर्ड कर रहा है जो केयरलेसली या इमोरली या फूलिशली अपने पैसे को खो रहे हैं और फिर उसके लिए वो आकर EWS कोटा ले रहे हैं। ऐसा कहना है डॉक्टर जी मोहन गोपाल का, और ये बात उन्होंने पूरी बेंच के सामने रखी। उन्होंने कहा कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट फ्रॉड था कॉन्स्टिट्यूशन पे। ठीक है। और ये बात पार्लियामेंट को बहुत अच्छे से पता थी कि उनके पास कोई पावर नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे सके सोशली और एजुकेशनली फॉरवर्ड क्लासेस को, क्योंकि
जो इंद्रसानी जजमेंट के टाइम पर कहा गया था वो साफ साफ था कि जो बैकवर्ड क्लासेस है उन्हीं को ही आप रिजर्वेशन दे सकते हो और उनके अलावा किसी क्लास को नहीं दे सकते हो। फिर भी डेलिबरेटरी और फॉर्सली प्रोजेक्ट करते हुए इस अमेंडमेंट को लाया गया, इकोनॉमिकली रिजर्वेशन दिया गया और ईडब्ल्यूएस कोटा के नाम से अनरिजर्व कैटेगरी को भी इसके परव्यू में ला दिया गया। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो पेटिशनर्स हैं और इंटरविनर्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा और संजय पारिक, एडवोकेट प्रसन्ना एस, और उन्होंने कई चिंग्स पाई इस क्राइटेरिया में जो कि ईडब्ल्यूएस के आइडेंटिफिकेशन में रखा गया। वो क्या था? उन्होंने कहा कि किसी को भी आप पुअर जब जज करने चल रहे हो सबसे पहले आप उससे मांग रहे हो सेल्फ डिक्लेरेशन, यानी कि उसके सेल्फ डिक्लेरेशन पे आप उसको पुअर जज कर दे रहे हो और वो सेल्फ डिक्लेरेशन भी उसकी इनकम दिखाएगा एक प्रीवियस ईयर की इनकम, ठीक है। और इसी से आप देख लो कि पूरी स्कीम में कितने लूप होल्स या कितनी खामियां हैं। यही नहीं, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सिर्फ 5% से कम लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, वो भी सही से नहीं मैनिपुलेट करके। ऐसे देश में आप कहते हो कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम है वो इस रिजर्वेशन के अंडर आएंगे और उनको उसका बेनिफिट मिलेगा। 8 लाख से कम इनकम मतलब जिनकी 66,666 रुपए मंथली इनकम है वो भी इस इनकम में आ रहे हैं। 66,667 रुपए होगी तो वो इससे बाहर हुए। 66,666 रुपए एक अच्छी खासी इनकम है और एक अच्छी खासी आबादी इस इनकम के अंतर्गत आती है, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो आप कवर कर ले रहे हो 93.7% आबादी को इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से। अगर 93.7% आबादी को अगर आप इसमें कवर करके रिजर्वेशन लेने वाले हो तो आप सोच लो सिर्फ कुछ लाइट ही तो बच गए जिनको रिजर्वेशन नहीं मिला, बाकी पूरे मेजोरिटेरियन परव्यू में आप उठा के रिजर्वेशन बांट दे रहे हो। और ये डेटा भी उन्होंने कंपेयर किया MS स्वामीनाथन से। MS स्वामीनाथन, इनका नाम सबने सुना होगा, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक बोले जाते हैं। उनके दिए गए डेटा से इसको यहाँ पर कनेक्ट करते हुए बात बोली गई। दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। तो देखो मैं काफ़ी पॉइंटर्स आपको बताता चल रहा हूं और आपके फिर भी कोई डाउट रहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर उन डाउट को एड्रेस कर सकते हो। नीचे आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी। और जैसे कि हमने वादा किया था कि पहले 3000 सब्सक्राइबर्स के लिए कम्युनिटी प्लेटफॉर्म फ्री ओपन है, तो आप अपने डाउट्स को वहाँ डिस्कस कर लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं इधर का टेलीग्राम उधर का टेलीग्राम ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन टेलीग्राम क्या होता है, क्लोज ग्रुप्स होते हैं, तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को नहीं रख पाते। यहाँ हमारा कम्युनिटी प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत सारे SMEs की पूरी पलटन मिलती है जो आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप अपने डाउट्स को भी वहाँ पर पुट कर सकते हो। क्लियर? आगे की बात करें तो यहाँ पर जो सबमिशन था, उस सबमिशन को ड्राफ्ट किया गया था एडवोकेट कालेश्वरन राज की तरफ से, जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि अमेंडमेंट क्लियरली एक्सक्लूड करता है उन लोगों को जो OBC SC ST या बाकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। उनका कहना था कि पॉवर्टी ही केवल एकमात्र बेसिस नहीं हो सकता, आप पॉवर्टी के साथ कास्ट और कलर, सोशल ओरिजिन, इन सब को भी चेक करिए, क्योंकि आप अगर सिर्फ पॉवर्टी के बेसिस पे जज कर रहे हैं तो पॉवर्टी सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन को नहीं हिट करती, वो सभी को हिट करती है। तो इस चीज़ पे उन्होंने कहा कि इसकी वापस से स्टडी होनी चाहिए। और सबसे पहले उन्होंने एक बात कटाक्ष की मिस्टर राज ने, उन्होंने कहा कि इसको लाने से पहले कोई भी डेमोग्राफिक स्टडी नहीं की गई थी, यानी कि पॉपुलेशन का कुछ भी अध्ययन नहीं किया गया था, कहाँ किसकी आबादी है, कहाँ कौन गरीब है, कहाँ कौन अमीर है, किसका स्टेटस कम है, किसका ज़्यादा, कुछ नहीं किया गया, इसको बस ला दिया गया। ठीक है, तो इससे पहले भी इस लॉ को पहले भी कोर्ट में देखा जा चुका है कि फेस किया इसने कई इश्यूज़, और 3 इश्यूज़ को लेकर यहाँ एडजुडिकेशन चल ही रहा था, जिसकी वजह से प्ली आई, चैलेंज किया गया सेंटर के डिसीजन को, और फिर ये पूरा वर्डिक्ट वहाँ पर चल रहा था। अभी वेंसडे को वापस से इसकी हियरिंग है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से ये न्यूज़ आप सबको क्लियर हो चुकी होगी पूरी तरीके से। एनीबडी हैविंग एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, मैंने अभी आपको बताया कम्युनिटी एक्सेस, आप वहाँ से उस डाउट को पोस्ट करो। इवन यहाँ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो। आई विल डेफिनेटली एड्रेस योर डाउट। ठीक है, ये हमारी दूसरी न्यूज़ कि इंडिया होल्ड करेगा G20 समिट 2023 में। इस साल इंडोनेशिया उसको होस्ट कर रहा है, तो इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है और रशिया को लाने के लिए दुविधा में था। अगले साल G20 समिट इंडिया होस्ट करेगा, तो इस पर मैं फिर से एक सेशन लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको G20 के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और G20 के साथ साथ मैं G7 को भी उसमें कवर करूंगा। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, आपको पूरा सेशन मिलेगा, पूरी एक कहते नहीं डिटेल्स मिलेगी, क्वेश्चन ओरिएंटेड मैं आपको डिटेल्स दूंगा ताकि आप उसको याद करिए और आपके क्वेश्चंस भी सॉर्ट आउट हो जाए। क्लियर? बात सबको याद रहेगी? कोई डाउट तो नहीं रहेगा? चलो
आगे देखते हैं, एक यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको मिल रहा है कि इंडिया जो G20 समिट होस्ट करने वाला है साल 2023 में, इंडिया उसके लिए किसको किसको स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर रहा है। बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश की शेख हसीना आई थी, यूएई को इनवाइट कर रहा है, सिंगापुर को इनवाइट कर रहा है, स्पेन को इनवाइट कर रहा है, मॉरिशस को इनवाइट कर रहा है और ओमान। तो सोचो, इंडिया ने 6 गेस्ट कंट्रीज को अभी से पॉइंट आउट कर दिया है कि 2023 में इंडिया इनको अपने यहाँ बुलाएगा G20 समिट में। तो मैंने कहा ना आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सेशन, और कोई भी डाउट हो आप मेरे से बता सकते हो। ये क्वेश्चन था हमारे पिछले क्लास का, जब मैंने आपको एक लॉन्ग आंसर दिया था। अभी तक बहुत सारे लॉन्ग आंसर्स का मैं वेट कर रहा था, अभी तक आए नहीं है। तो गाइस प्लीज़ इस लॉन्ग आंसर को लिखिए, जल्दी से स्टडी करिए, कोई डाउट हो मेरे से बताइए। मैंने कहा ना कम्युनिटी पर अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने देखा कि लॉन्ग आंसर लिखते समय बच्चों को थोड़ा सा वर्ड लिमिट का भी ज्ञान होना चाहिए, तो मैंने वर्ड लिमिट में आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आज का दिया है। Has setting EWS brought a new outlook in the economic data sheet of the nation? आप इस पर अपना आंसर लिखिए और उसको पोस्ट करिए, कोई डाउट हो तो तुरंत क्वेरी करिए। क्लियर? नाउ दिस इज आवर प्रोग्राम हाईलाइट फॉर यूपीएससी। हमारा यूपीएससी का दिशा का एक प्रोग्राम चल रहा है। देखिए, हमेशा हम कहते नहीं कि हम बच्चों की दुविधाओं को देखते हैं, तो हमने एक बैच बनाया है 2023 को टारगेट करते हुए, जिसमें लाइव क्लासेस दी जा रही हैं और आपको लाइव क्लासेस ये वीकली बेसिस पे मिलेंगी। वीक में 3 लाइव क्लासेस और साथ ही साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जा रहा है। रिकॉर्डेड सेशन के तौर पर आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिलेंगे, 18+ बुक्स मिलेंगी, मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी और अबव ऑल एक पर्सनल मेंटरशिप, जिसके तहत आप अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। हमारी विनर मैगजीन है जो हम बराबर हर मंथ आपको प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, 24/7 डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर और भी कई चीज़ों का एक्सेस आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। रिविजन क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, डेली क्विजेस, मच मोर इज देयर। तो गाइस जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, और मैं कहता नहीं अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका है, इसको छोड़िए नहीं। क्लियर? तो ये सभी को क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो आज के सेशन में हमने न्यूज़ क्लियर किया, रिजर्वेशन क्लियर किया। अच्छा, एक चीज़ रह गई, इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। देखो, इक्विटी और इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट रह गया, मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। हमारे यहाँ आर्टिकल 14 के तहत राइट टू इक्वालिटी तो दे दिया गया, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी हो गया सर समानता, और फिर रिजर्वेशन कैसी समानता है? तो इक्विटी का कॉन्सेप्ट आया। देखो, इक्विटी क्या कहती है, सपोज करो एक दीवार है और दीवार के पीछे 3 लोग खड़े हैं। सपोज करो इधर मैच चल रहा है, दीवार के पीछे 3 लोग देख रहे हैं। तो ये जो लंबे वाले जनाब हैं, ये इतने लंबे हैं कि ये आराम से देख पा रहे दीवार के पार, लेकिन एक बंदा है जो थोड़ा सा छोटा पड़ गया और जिसकी वजह से नहीं देख पा रहा, और एक काफ़ी छोटा पड़ गया। अब ऐसे में इक्वालिटी क्या कहती है, तीनों को बराबर से जो भी देना है देना। तो एक स्टूल आया, तो 3 स्टूल लाया गया, तीनों को बराबर से बांट दिए गए। तीनों को बराबर स्टूल देने के बाद क्या देखा गया कि 3 स्टूल रखेगा, तीनों को कहा गया खड़ा हो। तो जो लंबा था वो और आगे ऊपर हो गया, अब तो हाथ भी ऊपर आ गए। जो थोड़ा सा कम पड़ रहा था वो इतना ऊपर हो गया कि आराम से मैच देख ले रहा है, और जो बहुत छोटा था वो अभी भी छोटा पड़ जा रहा है, दीवार के पार नहीं देख पा रहा। तो ऐसे में कहा गया चलो इक्विटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, और इक्विटी का कॉन्सेप्ट कहता है जिसको ज़रूरत नहीं है उसका उठा के उसको दे देते हैं जिसको अभी भी ज़रूरत है। यानी कि इन जनाब का स्टूल उठा के इनको देकर डबल स्टूल कर दिया गया, और इनका स्टूल इनके पास, इनको कोई स्टूल नहीं। तो ऐसे में क्या हुआ, ये पहले से मैच देख पा रहे थे, अभी भी देख पा रहे हैं, ये स्टूल की मदद से देख पा रहे थे, वो देख ले रहे हैं, और ये तब भी नहीं देख पा रहे थे, तो दूसरा स्टूल पाने से अब ये देख पा रहे हैं। तो अब तीनों में क्या आ गया, एक इक्वल बैलेंस आ गया। तो इसको कहते हैं इक्विटी का कॉन्सेप्ट, और इसी के तहत रिजर्वेशन लाया गया। तो मेरे ख्याल से अभी सभी के डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे, कोई भी टेंशन नहीं बची होगी, सब कुछ क्लियर होगा। सो गाइस, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी याद रखो, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये माय दिशा अकेडमी का माई वेबसाइट है, इसको विजिट कर सकते हो। सो मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा होगा, सभी ने एंजॉय किया होगा, और इसी तरीके से सेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो ऐसे ही सेशन में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, बेल आइकन प्रेस करिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।